नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है बेहद जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात होगी कि क्या दिल्ली एनसीआर में तो लोग घुट रहे हैं प्रदूषण से, और केजरीवाल की सरकार क्या सिर्फ कॉस्मेटिक उपाय कर रही है, और क्या कुछ इस बारे में फैसला हुआ है। इसके बाद आज की खास चर्चा कि बिहार में जो आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट आई, क्या उसने सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की पोल खोल दी है। क्या कुछ उन्होंने किया पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय में। और पश्चिम बंगाल से होगी खबर कि एक बार फिर से वहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता की लाश पेड़ से लटकी मिली है। आखिर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कहां है भी या नहीं है। और साथ इसके बाद बात होगी रिपोर्टर्स की कि उनकी डायरी में क्या क्या है। आज खास तौर पर कि राज्यसभा की जो समिति है उसकी बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक है। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबी मामले पर क्या कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो बैलेट है वो वहां के गन पर भारी पड़ा है। और इसके साथ यह भी बात होगी कि तमाम विपक्षी पार्टियां जाति कार्ड खेल रही हैं, लेकिन क्या जो ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में उसका कोई असर भी है या नहीं है। ये सभी चीजें होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर। दमोह और गुना में की चुनावी रैली। कहा देश से गरीबी इसलिए नहीं मिटी क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी मिटने ही नहीं दी। मोरैना में भी पीएम की चुनावी जनसभा। राजस्थान में आज से बीजेपी का महासंपर्क अभियान। अशोक गहलोत ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। और उधर तेलंगाना में सभी दलों ने झोंकी ताकत। महिलाओं पर विधानसभा में दिए गए अपने बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांगनी पड़ी माफी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने को कहा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर अब भी जहरीले धुंध के साए में लिपटा। प्रदूषण कम करने के उपायों पर दिल्ली सरकार की आज फिर से हुई बैठक। स्कूलों में समय से पहले ही विंटर ब्रेक। एलजी की टिप्पणी के बाद ऑड इवन पर फैसले को टाला। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी। बांकुरा जिले के बीजेपी कार्यकर्ता शुभदीप मिश्रा की पेड़ से लटकी लाश मिली। बीजेपी का आरोप टीएमसी के गुंडों ने पंचायत चुनाव की दुश्मनी में की ये हत्या। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास संघर्ष पर फिर बेनतीजा रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। युद्ध विराम को लेकर नहीं बन सकी कोई सहमति। और खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड नीदरलैंड की भिड़ंत। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैक्सवेल का तूफानी दोहरा शतक। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और पहला एजेंडा दिल्ली एनसीआर के गैस चैम्बर से जुड़ा हुआ है कि किस तरह दिल्ली एनसीआर अब जहरीले धुंध के साए में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बरकरार। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में केजरीवाल सरकार आती हुई दिख रही है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों पर बैठक भी हुई है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने 9 से लेकर 18 नवंबर तक स्कूलों में विंटर ब्रेक यानी
जो जाड़े की छुट्टी है उसको शीतकालीन छुट्टी घोषित कर दी। बच्चों को सर्दी की 10 दिन की छुट्टियां दिसंबर में मिलती थी, लेकिन अब नवंबर में ही मिल गई हैं। ये छुट्टियां विंटर ब्रेक के साथ एडजस्ट कर दी जाएंगी। उधर एलजी ने कहा कि ऑड इवन पर नहीं हुआ है कोई फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अव्यावहारिक माना था, ऑड इवन जैसे कॉस्मेटिक उपायों को। एलजी की टिप्पणी के बाद केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन के फैसले को टाला, कहा बाद में लेंगे अब इस पर फैसला। तो प्रदूषण के दिल्ली में हर साल प्रदूषण के बेतहाशा बढ़ने पर केजरीवाल सरकार करती है ऊपरी तौर पर ऐसे ही छोटे मोटे कॉस्मेटिक उपाय, कभी ऑड इवन तो कभी और इसी तरह के छोटे मोटे उपाय। प्रदूषण को नियंत्रित करने के मामले में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार रही है पूरी तरह से फेल। इसीलिए दिल्ली एनसीआर और खासतौर पर दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री उधर मनोहर लाल ने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा कि पंजाब में पराली काफी जल रही है जिससे नुकसान हो रहा है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान सरकार पर नाकामी के आरोप लग रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर, पराली को लेकर कुछ नहीं किया। पंजाब में आपकी सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए पंजाब को ही जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन अब तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार करती है छोटे मोटे कॉस्मेटिक उपाय, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग जी रहे हैं गैस चैम्बर में। अगर आप भी रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से जीना मुहाल है। तो इस पर भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कहा कि राजनीतिक हितों के चलते दिल्ली की स्थिति लगातार खराब हो रही है। पोल्यूशन तो सारा साल रहता है, 250 से ऊपर दिल्ली में एक ही लेवल रहता है, उस पर ध्यान नहीं जाता और उसके मूल कारणों पर ध्यान नहीं जाता। ये जो आज पराली जलती है इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते, जब ये पूरी की पूरी दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना देती है। उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है कि दिल्ली के अंदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली के अंदर आज 17,000 बसें चाहिए और कुल मिलाकर 7,000 बसें हैं, जिसमें से 900 इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने दी। उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। इनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी लेकर आएँ जिससे दिल्ली से इंडस्ट्री बाहर जाए और इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है वो खत्म हो। तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कि क्या कर रहे हैं वो, क्या कोई वैसा गंभीर कदम उठा भी रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे बस लोगों को आई वॉश लगे कि हाँ आई वॉश हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा विश्लेषण के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। पहले तो यही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से जब काफी लताड़ लगी तो लगता है कि एक बैठक की गई दिल्ली सरकार के द्वारा। आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा? समय से पहले ही विंटर ब्रेक और ऑड इवन के फैसले को टाला। देखिए, हमने देखा है कि स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। ऑड इवन के फैसले पर अब अंतिम तौर पर बाद में फैसला होगा। और ऐप आधारित जो टैक्सी है वो दिल्ली के अंदर ना आए, दूसरे राज्यों की, उसको लेकर फैसला लेने की बात कही गई है। लेकिन आप इन सब उपायों को देखें, कुल जो दिल्ली में प्रदूषण है उसमें गाड़ियों की या फिर जो हम देखते हैं कि अगर आप देखें निर्माण कार्य हो या डीजल जनसेट से जो पोल्यूशन हो रहा है, इनकी कुल हिस्सेदारी 20% है। तो यानी आप 20% में से कुछ प्रदूषण कम करने को लेकर ये उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उपाय फिलहाल हुआ भी नहीं है। और जो मुख्य कारण है पराली, जो दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जो पराली जलता है, इसकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। ये कहें कि अगर इकलौते कारक के तौर पर देखें तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी पराली जलने की वजह से होती है। जब हम देखते हैं कि जाड़े के महीनों में जब नवंबर आता है और तब ये बढ़ने लगता है पोल्यूशन और धुंध सी छा जाती है, वो हमने कई बार देखा है। और तब जब केजरीवाल पंजाब में उनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी तो अक्सर वो कहा करते थे कि पंजाब में सरकार बनाइए, दिल्ली में हम जो धुएं की समस्या है, जो पोल्यूशन की समस्या है प्रदूषण की, उससे मुक्ति दिला देंगे। और पंजाब में सरकार बनने के बाद आप देखिए बगल में हरियाणा और पंजाब मुख्य तौर पर कहा जाता था कि इन दोनों जगह पर पराली जलाने की वजह से वहाँ से जो धुआं आता है उससे प्रदूषण दिल्ली में फैलता है। हरियाणा ने
तमाम उपाय बीते वर्षों में किए हैं और ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि हरियाणा के उपायों की वजह से हरियाणा में पराली जलने की जो मामले हैं वो बहुत कम हो गए हैं, वहां से होने वाला प्रदूषण कम हो गया है। लेकिन पंजाब में ये बढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री के जो गृह जिला है वहां पर हाल का एक रिपोर्ट आई है कि हाल के महीने में वहां आंकड़े बढ़े हैं। तो जब आप इसके वादे के साथ कह रहे थे कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो वहां पराली जलना बंद हो जाएगी, दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, और हो रहा है ठीक इसका उल्टा। आप वहां पर कोई ठोस उपाय नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर आप सार्वजनिक परिवहन को लेकर जो निजी बसें जो सरकारी बसें खरीदी जानी है या फिर ई बसों की तरफ बढ़ा जाना है, उन सब पर भी हम देख रहे हैं कि उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहां पर भी आपकी वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में आप क्या सिर्फ संकेत देने के लिए उपाय उठाना चाहते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं? दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के लिए आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सवाल उस पर जब उठते हैं तो कदम उठाया जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत कराना चाहते हैं। लेकिन उन उपायों से कितना प्रदूषण कम होगा इसका न कोई आंकड़ा है। और इवन इससे पहले भी दिल्ली में लागू हो चुका है, कितना उसका ठोस और व्यापक असर पड़ा, क्या पड़ा कि नहीं पड़ा, ये इसके लेकर कोई आंकड़ा आप सामने रखिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि इस पर फिर दिल्ली सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो कोई जवाब नहीं आता है। कम से कम राजनीतिक तौर पर कोई सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल ये सवाल है और ये सवाल बरकरार है। ये सवाल इसलिए भी बरकरार है कि केजरीवाल पहले बड़े बड़े दावे करते थे दिल्ली में सत्ता में आने से पहले और पंजाब में सत्ता में आने से पहले, लेकिन अभी जब देखते हैं तो किस तरह के उपाय देखते हैं। ऑड इवन, वो भी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कोई वैसा उपाय नहीं है। दूसरी बात, विंटर ब्रेक, यानी स्कूली बच्चों को समय से पहले छुट्टी देके प्रदूषण से बचा लिया। बाकी लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं। इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार का अब क्या कहना है कि क्यों नहीं दिल्ली में हवा की स्थिति सुधर रही है? शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बैठकें करके या जब भी सवाल पूछे जाते हैं, जब भी ये मुद्दा सामने आता है, तब केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वो कदम उठाए जा रहे हैं। पहले ये कहा गया था कुछ दिन पहले कि ऑड इवन पर विचार किया जा रहा है, कई और विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां रोकी जाएंगी, छिड़काव की बात हो रही है। हम जानते हैं कि एक टावर बनाने को लेकर बहुत राजनीति हुई और उससे कितना प्रदूषण रुका, कितने उस ज़्यादा संख्या में टावर बनाने की बात थी और उतने टावर बने भी नहीं, इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी चुनौती है, एक तरह से देखें, दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अब जब उनकी ही पार्टी की सरकार है पंजाब में और सबसे ज़्यादा हिस्सा पराली का है, जो पंजाब में पराली जलाई जाती है, उसकी वजह से जो दिल्ली में प्रदूषण होता है, वहाँ पर आप चुप क्यों हैं? कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल से अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार चलाते हैं, मान सरकार। अभी आरोप बीजेपी ने लगाया है कि उनके चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल तमाम राज्यों के चुनावों में या फिर राज्यों में यात्रा करने के दौरान किया जाता है। तब जब आप सुविधा भी ले रहे हैं, आप रिमोट से आप सरकार चला रहे हैं, आरोप आप पर लग रहा है, तो क्या अपनी ही पार्टी के सरकार जो पंजाब में है, भगवंत मान सरकार, उनसे आप बातचीत करके ठोस उपाय नहीं कर सकते, किसानों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते या किसानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं ला सकते जिससे वो पराली ना जलाए, या बाकी उपाय आप नहीं उठा सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जो कुछ करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे हैं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए। वहां पर भी आप कॉस्मेटिक जो आप कह रहे हैं उस तरह का उपाय उठाते नजर आ रहे हैं। और पंजाब में जो पराली जलने की घटनाएं कम हो, ये उपाय होना चाहिए, उस पर भी आप कोई ठोस पहल या ठोस बातचीत या ठोस नतीजे एक तरह से पंजाब सरकार से दिलवा नहीं पा रहे। बिल्कुल, साल दर साल जो है यही होता जा रहा है और दावे तो ये थी कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन स्थिति और भी बिगड़ती ही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए शैलेंद्र इस चर्चा में। और इसी के साथ वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि बिहार में जो आर्थिक और सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है, क्या उसने सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों की पोल खोल कर रख दी है? करेंगे चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है आर्थिक सामाजिक सर्वे की, ये किस तरह से पोल खोल रही है सामाजिक न्याय की तथाकथित राजनीति की। जातिगत जनगणना का दांव चलकर नीतीश कुमार ने आरजेडी का विश्वास हासिल किया था, लेकिन उससे बड़ा नीतीश ने गठबंधन में अपनी भूमिका सबसे ऊपर बनाने की कोशिश की थी। पिछले कुछ हफ्तों में जातिगत जनगणना को लेकर मची होड़ के बीच नीतीश अपने को पिछड़ों का मसीहा साबित करना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने ऐसा होने नहीं दिया और रही सही कसर राहुल गांधी ने पूरी कर दी। लेकिन परिवार नियोजन पर अपने बेशर्म बयान के बीच जब नीतीश कुमार ने आर्थिक सामाजिक सर्वे का डेटा रखा तो सबसे ज्यादा किरकिरी तो 32 साल के सामाजिक न्याय वाली राजनीति की ही हुई। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 आबादी प्रतिदिन महज 200 रुपए ही कमाती है, और देखिए कि इसमें अगड़ा और पिछड़ा दोनों शामिल हैं, सवर्ण और पिछड़ा दोनों। SC ST में 6,000 रुपए कमाने वाले लोगों की तादाद 43% से ऊपर है, जबकि 17% सिर्फ मजदूरी का काम ही करते हैं। चौंकाने वाला मामला तो यह भी है कि 50 लाख से अधिक लोगों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में। यह भी एक बड़ी बात है। तो जाति गणना को इंडी गठबंधन ने अपना बड़ा मुद्दा बनाया, विपक्षी गठबंधन ने। तो जाहिर है कि गरीबी दूर करने के उपायों की चर्चा किए बगैर नीतीश ने 65% आरक्षण का प्रस्ताव रख दिया। पिछले महीने एक जनसभा को संबोधित करते हुए हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे लिए तो गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और वही बड़ी आबादी है। पीएम मोदी ने कहा था कुछ लोग भारत को तबाह करने के लिए समाज को जातियों में बांट रहे हैं। उनका सीधा इशारा विपक्षी पार्टियों की तरफ था। उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ती आर्थिक खाई को लेकर नीतीश कुमार जनसंख्या रोकने के उपाय सदन में बता रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि 32 साल के सामाजिक न्याय के शासन में रोजी रोटी और रोजगार को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो ऐसी राजनीति पर गंभीर सवाल उठाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि सबसे बड़ी जाति तो हमारे देश में गरीब की जाति है। मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है ये मोदी उसका सेवक है, मोदी उसका भाई है, मोदी उसका बेटा है। भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई उससे आज देश में गरीबी कम हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, उसे और अधिक जातियों में बांटने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ निखत अब्बास, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निखत। और साथ में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जब हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति इस देश में कई राज्यों में और बिहार जैसे राज्य में तो जरूर 3 दशक से भी ज्यादा समय तक हुई, लेकिन अब जब आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या बता रही है? आप देखिए, वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा कर रही है। वो तथाकथित सामाजिक न्याय की राजनीति जिन्होंने की है, उन सभी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। आप उसे देखिए तो उसमें सवर्णों में भी गरीब हैं, उसमें पिछड़ों में भी गरीब हैं, अति पिछड़ों में भी गरीब हैं, सभी वर्ग में गरीब हैं। तो फिर बात तो वही आती है जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। विनोद जी। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है आज का
कि जो जनसंख्या नियंत्रण पर जो नीतीश कुमार का ऐतिहासिक भाषण रहा है, उस भाषण को लेके अब जो चर्चा देश दुनिया में किस तरह की हो रही है, वो बात तो अपनी अलग जगह है। लेकिन इस जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा शायद नीतीश कुमार को ये कंसर्न था कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है बिहार में वो जनसंख्या को लेकर है और बढ़ती आबादी को लेकर बिहार में उनके संसाधन नहीं है। क्योंकि पिछले 30 साल से लालू और बोला ये इनके रीजन में नीतीश कुमार के जो शासन रहा है बदल अदल के, उसमें कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बुनियादी जो वहाँ की ज़रूरत थी, जो वहाँ पे काम रोजगार के लिए, रोटी के लिए काम मिले, तो ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा। तो जिस तरीके से उन्होंने जातिगत आरक्षण को लेके वाहवाही लूटने की कोशिश की थी और इसको बड़े चढ़ के बताने की कोशिश की थी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ अपने अपने पाले में इसको लाने और क्रेडिट लेने की एक तरह से होड़ मची थी। तो ये जो सामाजिक सर्वेक्षण आया तो शायद उनके तेवर जो है वो ढीले पड़ गए हैं। वो ढीले इसलिए पड़े हैं लाल जी क्योंकि उनको ये बताना होगा कि 30-32 साल के राज में इस बिहार में आखिर आज आप देख लीजिए कि पूरे देश में जो एक गरीबी का स्ट्रक्चर है, अगर रंगनाथन कमेटी की आप रिपोर्ट में देखें तो देश में जो गरीबी रेखा के लिए 11,000 माने 1100-1200 रुपये ग्रामीण इलाकों में आय होनी चाहिए। तो आज भी अगर बिहार में 34% से ज्यादा लोगों को 600 रुपये की आमदनी है, 6,000 है प्रति माह, तो आप कह सकते हैं कि 200 रुपये पे जीने वाला, उससे भी कम के जीने वाला बिहार के गरीबी को आप किस तरह से देखते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अपनी रिपोर्ट से बता रहे थे, उस गरीब में 34% गरीब में, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, ST हो, और दलित और ST के लीजिए तो उसमें उनकी संख्या 42% से पार। तो अगर इस देश में जातियों के आधार पे जिस बात का ये लॉजिक दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और आप रिपीट देख के बता रहे थे, तो ये सर्वेक्षण से उनको एक मौका मिलेगा और उनको एक साइंटिफिक डेटा सामने में आएगा, तो डेवलपमेंट के काम को ज़्यादा बढ़िया से वो कर सकते हैं। तो इतने वर्षों में, इन 70-75 सालों में जो कम से कम SC ST की गिनती होती थी जातियों के आधार पे, उनकी हालत क्यों नहीं बदली? सबसे चौंकाने वाली बात यह है इसमें लाल जी की इंपॉर्टेंट ये की कि आपने जब पूरे देश के ये देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस 9 साल के रीजन में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का दावा किया है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, उस हालत में अगर बिहार जैसे राज्य में ये गरीबी रेखा के नीचे में अगर आप 34% 35% पाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस सामाजिक न्याय में लोगों के साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है और सवाल पर निखत का क्या कहना है मैं जाऊंगा, लेकिन पहले सुनील कुमार सिंह जी आपके पास आऊं, उससे पहले ज़रा आप ही की रिपोर्ट को मैं कुछ हाईलाइट देना चाहता हूं। ओवरऑल तो 34% का जिक्र विनोद जी ने कर दिया और मैं आपको बताता हूं कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। 25% से ज़्यादा तो सामान्य वर्ग में हैं उसमें से, और OBC में 33 से ज़्यादा, MBC में लगभग 34, SC में लगभग 43 और ST में भी लगभग 43। ये जो आंकड़ा बता रहा है बहुत ही गरीब परिवारों का, और सुनील जी, तो ये तो साफ हो जाता है कि अब आप इन आंकड़ों के आने के बाद भी इस देश को जाति आधारित राजनीति की जरूरत है या फिर गरीबी आधारित, गरीबी को दूर करने वाली राजनीति की जरूरत है। सुनील जी, देखिए, जाति आधारित गणना का जो मूल उद्देश्य था जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ विकास के जो कार्यक्रम किए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम किए, महिला का शिक्षा का स्तर बढ़ा के ऊंचा किया, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण, और समाज में जो विकास हुआ, ये तो दिख रहा था कि जो पहले किसी घर में लोगों को 1-2 टाइम खाना नहीं होता था, अब कोई व्यक्ति भूखे नहीं मरता है, लेकिन वास्तविक जानकारी होना जरूरी था। इसी के लिए जाति आधारित गणना कराई गई, इसकी रिपोर्ट पेश हुई। ये ऐतिहासिक क्षण था, तो कि रिपोर्ट के आधार पर हम लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएंगे। जैसे कि एक हुआ कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, और दूसरा जो गरीबी की आपने बात की, जो गरीबी रेखा से जो लोग परिवार के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता, ताकि उनका भी एम्पावरमेंट हो। अगर इनको घर नहीं है, घर के लिए आर्थिक सहायता, तो जाति आधारित गणना के रिपोर्ट का यही तो मकसद था कि अपना वास्तविक जमचा लें। इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर जो है, इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर तथाकथित सवर्णों का भी आरक्षण बढ़ाया जाएगा क्या? क्योंकि गरीब तो वहां भी 25% से ज्यादा है। जो सवर्णों में भी देखिए, इधर के दिनों में ये बातें आई कि सवर्ण की भी स्थिति पहले ऐसी नहीं रही, और सवर्ण में भी जो गरीब हैं
उनको भी वो उनको मदद की लाभ होगी, उनको भी हाउसिंग स्कीम का लाभ होगा और गरीबों के लिए भी ईडब्ल्यूएस तो वो सारे चीज। देखिए गरीबी दूर करना है, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए चूंकि हमारे यहाँ जाति प्रथा है, तो जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर जाने बिना लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। निखत, जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए गरीब सबसे बड़ी जाति है, उन्हीं के लिए हमें काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर इसी पर रहेगा क्या कि जो गरीब हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था मोदी सरकार ने की थी, तो अब आगे भी उसी पर जोर रहेगा, उसी आधार पर योजनाएं लाई जाएंगी, नीतियां बनाई जाएंगी। निखत, लाल भाई, हमने देखा है कि पिछले 9.5 वर्षों में जिस प्रकार देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ने लोगों के लिए काम करा है, गरीब वर्ग के लिए काम करा है। हमने कहा था अंत्योदय के लिए हम करेंगे, यानी जो पंक्ति में अंत में खड़ा है हम उसके लिए कार्य करेंगे, उसके लिए विकास करेंगे, और लगातार वो होता भी आया है। चाहे वो पीएम आवास योजना की बात हो, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना हो, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती आई है। ना हमने इसमें जाति देखा है, ना धर्म देखा है। और मुझे लगता है क्योंकि हम नीतीश कुमार जी की सरकार की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इससे पहले बहुत जरूरी है कि सीएजी की जो 2022 की रिपोर्ट थी, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। लाल भाई, मैं नहीं कह रही, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में पटना सहित, पटना एक बड़ी सिटी मानी जाती है, बिहार में सबसे बड़ी मानी जाती है, पटना के साथ अन्य 4 डिस्ट्रिक्ट यानी 5 डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया गया और देखा गया, हेल्थ व्यवस्था के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, देखा गया कि वहां पर वहां के हॉस्पिटल में एक भी आईसीयू फंक्शनल नहीं है, एक भी ब्लड बैंक फंक्शनल नहीं है, एक भी ओटी फंक्शनल नहीं है, 90% बेड्स की कमी है और 60% जो गरीब लोगों की ये बात कर रहे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी जेब से खर्च करके पैसे जो प्रिस्क्राइब होती है मेडिसिन वो खरीदनी पड़ती है, सरकार उसमें कोई योगदान नहीं दे। तो मुझे लगता है सरकारों को, बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था देखनी चाहिए और उसके बाद आरक्षण की बात करनी चाहिए। ठीक है, काम करने का, लोगों को व्यवसाय देने का, लोगों के लिए विकास करने का नाटक मत करिए, काम कर दिखाइए। आप इतने सालों से सरकार में, मुझे आप 5 करोड़ दिलवाई जो आप लोगों ने गरीबी रेखा से लोगों को खींचने के लिए करे, जिस प्रकार विनोद भाई ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 करोड़ लोगों को ऊपर खींचा है गरीब वर्ग से। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ये नहीं है कि आपने लोगों को गुमराह करने के लिए पर्चा निकाल दिया कि हमने सर्वे करा, गरीबों का विकास, यानी कि आपका जो नीतीश बाबू क्या स्टेप डाउन करेंगे और तेजस्वी यादव जी को देंगे मुख्यमंत्री का पद। अगर वहां पे आरक्षण आप देंगे तो उसके बाद बात करके राजनीति मत। ठीक, लौटता हूं। गरीबों का विकास पर आपका जोर रहेगा, मैं आप तीनों के पास लौटूंगा, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब इस चर्चा को फिर से बढ़ाएंगे आगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कौन कौन से सवाल खड़े करती है। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं पहले रुख करता हूं एक बार फिर से विनोद जी का। विनोद जी, जिस तरह से कि देखिए गरीबों को लेकर के, विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, हम जानते हैं कि हमेशा से उनका इस मोदी सरकार का तमाम राज्यों में भी इसी पर जोर रहा। विपक्ष ने, आप देखिए, अगर ज्यादा नहीं, सिर्फ आप महीने 2 महीने वापस जाइए, विपक्ष पहले सवाल खड़ा करता था किस पर? महंगाई पर, रोजगार पर, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मामले उठाता था विपक्ष। लेकिन अब देखिए कि वहां से एक फॉर्मूला निकलता है जाति गणना का, जिसमें छीना झपटी होती है नीतीश जी, लालू जी के बीच में, फिर राहुल गांधी कूदते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि गरीबों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, देश का विकास, इसको लेकर एक बड़ी लकीर खींची जाए, ये आने वाले चुनाव में इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा? लाल जी, आपने कल का नीतीश कुमार का भाषण देखा होगा सदन में, और जिस तरह से वो विधानसभा और विधान परिषद में बता रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ में, तो जाहिर सी बात है वो बताना क्या चाह रहे थे। तो लोहिया जी ने कहा था कि 100 में 60
हाँ। ये उनका नारा था। नीतीश जी ने 100 में 65 किया। तो आप सोचिए कि वो लोहिया जी से भी बड़े दिख रहे थे। हाँ। लेकिन जो 100 में 65 करते करते नीतीश कुमार ने जिस तरीके से वहाँ जनसंख्या नियंत्रण पे भाषण दिया तो वो अपना नियंत्रण ही खो दिए। बिल्कुल। आज उसी बात पे वो जो उनका रिमार्क्स था और महिलाओं को लेके जिस तरह से भद्दी बातें और भद्दी टिप्पणी उन्होंने की थी, उन्होंने माफ़ी जरूर मांगी है। लेकिन आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स में कितना ये लोग इस तरह से डाइवर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं कि आज आरजेडी का ट्वीट आया है और आरजेडी ने नीतीश कुमार जी का जो बयान है उससे भी वल्गर एक तरीके से नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हुए उसने एक तरह से ट्वीट किया है। जेडीयू कम से कम अपनी शालीनता दिखाते हुए वो इस बात को मान रही है पार्टी कि नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, इसको अब सेटल डाउन होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आरजेडी इस पे बहस चाहती है। वो बहस क्यों चाह रही है? तो बहस डेफिनेटली वो चाह रही है कि नीतीश कुमार का जो एक इमेज बनाया गया था बिहार में, उसका अगर इन चीजों से इस बहस से क्षरण हो रहा है तो उसको कर दे। तो आज अगर पीएम ने अभी देखिए, अभी पीएम मोदी ने अभी मध्य प्रदेश की एक रैली में उन्होंने कहा है कि आपको अगर औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में बोलते हुए अगर ये सम्मान नहीं है, इस तरह की अभद्र भाषा आप सदन में वहाँ बैठी हुई माता बहनों के बीच में कर रहे हैं, तो आप महिलाओं के लिए किस तरह का सम्मान सोच सकते हैं? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें डिस्कशन के बीच में ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक तरह से एजेंडा बनाने की कोशिश करते हैं। जो आप अपनी रिपोर्ट में मिशन 2024 की बात कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि बीजेपी का जो एक कंसोलिडेट वोट है हिंदू का एक जो मिल रहा है, उसमें अगर 70% 65 से 70% अग्रणी वर्ग का मिल रहा है और 40-45% उसमें अब जुड़ रहा है वो पिछड़े वर्गों का और उसमें अति पिछड़े वर्गों का, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने एक तरह से जाति गणना के नाम की एक तरह से एक ढिंढोरा पीटा और एक तरह से साजिशन उन्होंने जल्दी जल्दी में ये काम करने की कोशिश की और ये अपने एक्सपोज हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आप सिर्फ से एक समीकरण का खेल देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम अगर इसमें डेंट कर दें तो शायद बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन आपने ऐसा डेंट किया सदन में कि आपने इतिहास बना दिया और मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ही डेंट हो गई, जो आने वाले समय में नीतीश कुमार को देखते हुए एक बार जरूर लोग सोचेंगे कि इनको महिलाओं के लिए किस तरह का सम्मान है। ठीक। डॉक्टर सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी गरीब को लेकर के, विकास को लेकर के, लाभार्थी वर्ग को लेकर चली। क्या ये जो जाति आधारित जनगणना है उसको ऐसे मौके पर खास तौर पर इसलिए लेकर आया गया क्योंकि वो उस लकीर के सामने टिकने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए इसे एक कार्ड के तौर पर लाया गया जिसे दनादन सभी ने लपका? नीतीश जी ने, लालू जी ने, राहुल जी ने, सब ने लपका। जो लोग इसको दबा के बैठे थे वो भी लपकते हुए दिखाई पड़े। लेकिन क्या इसमें भी आपस में काफी रस्साकशी है और कहीं ना कहीं इसमें एक दूसरे के जड़ को खोदने का काम भी चल रहा है क्या, डॉक्टर सुनील जी? आपको आवाज आ रही है सुनील जी? अभी अब आवाज आ रही है। अब आ रही है। तो मैं एक बार फिर से सवाल जरा रिपीट कर देता हूं। सवाल ये था कि जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का विकास, लाभार्थी वर्ग वाली राजनीति को सामने रखा, क्या उसी के काट में ये जाति कार्ड खेला गया है और इसमें भी आपस में छीना झपटी है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास के लिए संकल्पित हैं, उसमें कोई कार्ड की बात नहीं होती है। ये ऐसी चीज है कि समाज में जब इतने विकासात्मक कार्य किए जी तो वास्तविक धरातल उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, ताकि लोक कल्याणकारी कार्य बनाने में हम उसका उत्थान कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। और उसी के मुताबिक कल ये बातें भी की गई कि 51 लाख जो गरीबों को एक कैसे मदद की जाएगी, उनकी गरीबी दूर की जाएगी। जो भूमिहीन है, जो भवनहीन है, जो उनको आवास दिया जाएगा, तो ये उसी मुताबिक कार्यक्रम हो रहे हैं। डॉक्टर सुधार लीजिए, 95 लाख है। 95 लाख गरीब बताया है आपने अपने सर्वे में। हाँ, जो डेटा आया है उसके बाद 51 लाख जो है वो मजदूर हैं जो पलायन कर गए। मिश्रा जी, हमने सुधार लिया, आप भी कुछ सुधार लें, आपके लिए भी हमारा है। देखिए, जिस बात को लेकर के आप ऐसे नकारात्मक शब्दों में उसको आप शब्द के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप मुझे एक प्रवक्ता नहीं समझे।
मुझे समझे कि एक जिम्मेदार नागरिक है, प्रबुद्ध नागरिक है और चिकित्सक है, और उस ख्याल से देखें कि किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जी, युवा क्लिनिक, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। यौन शिक्षा और यौन स्वास्थ्य की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने अगर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन की बातें कही, एक ऐसे भाषण में कही। नहीं, जो उन्होंने खैर जिन शब्दों में बात कही है वो तो हम ना उस पर चर्चा कर सकते हैं ना सुना सकते हैं। ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी बाधा आ रही है। निखत, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी इसमें? महिला लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नीतीश बाबू की काल्पनिक चतुराई पर खुद ही तालियां पीट रहे हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान टिप्पणी दी है, अश्लील बात करिए महिलाओं को लेकर, और जिसको सदन को और अपने खुद के राजनीतिक पद को शर्मसार किया। और यहाँ बैठ के डॉक्टर साहब जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो एकदम अलग है। मतलब मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप इस प्रकार के आपत्तिजनक बात करते हैं। और चारों तरफ आप देखिए, नीतीश बाबू जब इस बात को कहते हैं तो चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा के देखते हैं कि कौन साथी मेरे विधानसभा के मुझे हंसकर मेरा मनोबल इस बात पर बढ़ा रहे। और एक दफा नहीं, ये कई दफा हो चुका है। यौन की चाहे अच्छे स्वास्थ्य की बात हो तो आप स्वास्थ्य की बात करिए ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस प्रकार की एजुकेशन को देंगे वो तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप सदन में खड़ी होकर अलग अलग घटिया और अश्लील इशारे करेंगे तो किस प्रकार की आपके पास आऊंगा युवाओं को देंगे। और जिसपे तेजस्वी जी ने और राबड़ी देवी महिला होने के बावजूद, जिसपे मुझे बड़ा आश्चर्य है कि राबड़ी देवी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने खुद इस बात को कहा है कि उनका स्लिप ऑफ टंग होगा। मुझे समझाना पड़ेगा कि स्लिप ऑफ टंग एक शब्द का होता है, स्लिप ऑफ टंग एक प्रॉपर संक्षेप का, जिसको आपने अच्छे तरीके से विस्तार में। आ रहा हूँ सुनील जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आपकी आवाज कट गई थी, मैं आऊंगा आपके पास। तो मुझे लगता है एक नागरिक, क्योंकि सुनील भाई ने कहा प्रवक्ता मत समझिए, मुझे नागरिक समझे, तो सुनील भाई को मुझे लगता है नागरिक होने के नाते और घर में बहु बेटियां माताएं सबकी होती है, उनकी आप जरा सुनील जी की बात पूरी करते हैं। ठीक, सुनील जी आप बात पूरी कीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुनील जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, टोटली उसको अलग कंफ्यूज मत करिए। आज के दिन में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, युवा क्लिनिक चलता है, और इन सब बातों पर खुलकर बात करने की जरूरत है। पिता पुत्र से बात करें, वैसे ही खुलकर बात करने की जरूरत है जैसे विधानसभा में नीतीश जी ने की। बात करने से आज हम विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हो गए हैं, देश हो गए। अगर ऐसे ही, अगर यही खुलकर बात करने की जरूरत है तो नीतीश जी ने माफी किस बात के लिए मांगी है? किशोर स्वास्थ्य, और एक बात और है, नीतीश जी ने माफी किस बात के लिए मांगी फिर? डॉक्टर सुनील जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जब बड़े बैठे व्यक्ति, आपके ऐसा पत्रकार, एक जिम्मेदार पत्रकार को बोलता है, स्थिति उसका इम्पैक्ट होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री बोले, आप बोले, जिम्मेदार पत्रकार बोले, आप सकारात्मक व्यू नहीं देते हुए इस मामले का राजनीतिकरण किए, ये बड़ा दुखद है। देखिए, पत्रकार को आप फिर से उसको जायज ठहरा रहे थे ना, इसीलिए हमने कहा हम तो इतनी जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं कि ना हम उस बयान को सुनवा रहे हैं ना उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे सही ठहरा रहे थे, इसीलिए हमने कहा। जी विनोद जी, आखिर जब नीतीश जी ने अगर सही ही बोला है तो माफी किस बात की मांगी? विनोद आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हम लोगों पे सवाल उठा, डॉक्टर साहब हम लोगों पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वरना हम आपको जवाब नहीं देते। निखत आपको जवाब देने के लिए है और वो बढ़िया जवाब देती है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपने हम लोगों पे भी सवाल उठा दिया है। देखिए, हम लोगों ने जो चर्चा की है वो सिर्फ इसलिए की है, हमारा मुद्दा सिर्फ आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में आपको जो पोल खोला है उसकी बात हम कर रहे थे। लेकिन जब आप इस नीतीश की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी को अगर सदन में अपनी बात शिक्षा के लिए उन्होंने रखा था तो उनको कम से कम इस बात पे डिगना चाहिए, उनको उसके बात पे खड़े रहना चाहिए। वो आते ही माफी मांग ले, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि हम अपनी बातों की निंदा करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार उस समय होशो हवास में नहीं थे जो वो अपनी बातों को निंदा करते हुए दिखते रहे? बिल्कुल। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आचरण का है। जब वहां बैठी हुई अन्य पार्षद हैं या एमएलए हैं, वो झेप रही हैं महिलाएं, और आप इस तरह के एजुकेशन बनाने के नाम पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये बेतुकी
वस्तु का बयान माना जाएगा। माफी के साथ इस समय रोकना नहीं चाहूंगा, सीधे चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं और सीधे उनके संबोधन में लिए चलते हैं आपको। हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, कुलाधिपति डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय छात्र छात्राएं, देवियों और स्वजनों, देवभूमि उत्तराखंड के शिक्षा केंद्र हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। ये दिलचस्प तथ्य है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जन आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। 70 के दशक में शिक्षा के लिए आंदोलन करना यहाँ की विकसित जनचेतना का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वीमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक है। आज जिन 44 विद्यालयों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, उनमें 30 बेटियां हैं। मैं आज डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले सभी बेटे और बेटियों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड में शिक्षा को जीवन में सदैव महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। यहाँ के लोगों का शिक्षा से लगाव राज्य की साक्षरता दर से भी परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय औसत से वो बेहतर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हिंदी साहित्य को कई बड़ी प्रतिभाएं दी है। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, हिमांशु जोशी तथा मंगलेश डबलाल तक एक लंबी प्रेरणादायक परंपरा रही है। इस क्षेत्र के जनमानस में देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भेड़ी है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत इसी क्षेत्र से थे। हेमावती नंदन बहुगुणा जिनके प्रयासों का प्रतिफल ये विश्वविद्यालय है, अपने समय के एक दिग्गज राजनीतिक थे जो केंद्र में मंत्री भी थे रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। भक्त दर्शन जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बद्रीनाथ मंदिर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, एक अच्छी शिक्षाविद थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र में से थे। ये धरती ऐसे अनेक व्यक्तियों की जन्मभूमि रही है, उनमें से कुछ का ही मैंने यहाँ उल्लेख किया है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में उत्तराखंड का योगदान अतुलनीय है। जीवनदायिनी गंगा और जमुना का उद्गम स्थल यही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थल है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कुंभ का भी मेला है। इस क्षेत्र की केंद्राओं और गुफाओं में भारत भूमि के ऋषि मुनियों के तोप का बोल है। यहाँ के वनों में जीवन का मंत्र है। इस राज्य में अनगिनत जल स्रोत निकालकर मैदानों भागों में वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मानव को जीवन प्रदान करते हैं। देवियों और स्वजनों,
पहाड़ों पर जीवन संघर्षपूर्ण है। अभी पिछले महीने ही 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पलायन और यहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाने वाला सृष्टि लाखेरा द्वारा निर्देशित फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। मुझे इस बात का संतोष है कि केंद्र और राज्य की सरकारें संतुलित विकास और स्थानीय रोजगार सृजन पर ध्यान दे रहे हैं। उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। यहाँ पर मैदानी और तटीय इलाकों की तरह बड़े उद्योग स्थापित करने की अपनी सीमा है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्सेज के ऑप्टिमल यूज के लिए रिसर्च और नई इनोवेशंस की आवश्यकता है। स्थानीय आवश्यकताओं और बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे आर्थिक विकास किया जाए और रोजगार के अवसर पैदा किया जाए, ये आपके सामने चुनौती भी है और अवसर भी है। इस राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, एडाप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है। जिस राज्यों में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन हुआ हो, उस राज्यों में स्थित इस विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे ये प्रयास सर्वथा उपयुक्त है। देवियों और स्वजनों, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय आगामी 1 दिसंबर को अपनी स्थापना व 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस दुर्गम इलाके में एक सामान्य शुरुआत करते हुए ये विश्वविद्यालय आज अपने 3 कैंपसेस और 11 स्कूल्स के माध्यम से पूरे गढ़वाल में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। इसके लिए मैं सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों, प्रशासकों और विद्यार्थियों की सराहना करती हूँ। ये स्वर्णिम यात्रा आप सबके लिए गर्व करने का अवसर है, लेकिन साथ ही भविष्य के रूपरेखा तय करने का अवसर भी है। आप वर्तमान और भविष्य की स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, इसके लिए योजना तैयार करने और उसे सफल बनाने का संकल्प लेने का ये उचित अवसर भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ अर्जित ज्ञान के बल पर आप सफलता की ऊंचाई को छुएंगे। इस अवसर पर मैं आप लोगों की 3 सलाह देना चाहती हूँ। आप लोगों को पहला, आप अपने जोड़ों को ना भूलें, चाहे वो आपके दोस्त परिजन हो या स्कूल कॉलेज के दोस्त। दूसरा, अपने नैतिक मूल्यों से जैसे सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता से कभी समझौता ना करें। तीसरा, आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसमें समाज का भी अहम योगदान है, इसीलिए आप विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए लोगों की भरसक मदद करें। मैं महान कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वो लिखे हैं, साहस, दृढ़ संकल्प, शक्ति, श्रम, नवयुग जीवन का रच उपक्रम, नव आशा से, नव आस्था से नई भविष्यत स्वप्न सजाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ये सीधा प्रसारण आप उत्तराखंड के श्रीनगर से देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस वक्त में देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त आप बारी आ गए रिपोर्टर्स डायरी की कि विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत, क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी में। तो डायरी का पहला पेज, राज्यसभा में कमेटी की बैठक पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार का विश्लेषण। नई दिल्ली में आज राज्यसभा की विशेषाधिकार हनन समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ जो मसला है उस पर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि राघव चड्ढा ने मानसून सत्र के दौरान दिल्ली सेवा विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने से संबंधित वोटिंग के समय गलत हस्ताक्षर की एक फर्जी कोशिश की थी। उसको लेकर उनके खिलाफ ये मसला विशेषाधिकार समिति के सामने है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कह चुका है कि जो मामला माफ़ी मांगकर पूरा किया जा सकता है उसके लिए इतनी बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। और इस मसले में अब राघव चड्ढा भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेंगे। आने वाले समय में संसद के अंदर जो भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसके लिए एक नज़ीर होगी कि अगर गलती की है तो उसे मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब डायरी के अगले पन्ने में राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए फ्रीबी सेवाओं और चीजों के ऐलान के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने चुनाव आयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे लोक लुभावन वादों के चलते कई राज्यों की वित्तीय हालत चरमरा गई है। इसके बावजूद फ्रीबीज के ऐलान पार्टियों द्वारा जारी हैं। इस विषय पर सुनते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी का विश्लेषण। चुनावों से पहले वोटरों को लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तरह तरह की घोषणाएं करती हैं। फ्रीबीज का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव के चलते फिलहाल ये एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसको लेकर कुछ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, वहीं चुनाव आयोग ये कहता है कि उसके पास मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत पर्याप्त ताकत नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसी घोषणाएं करने से रोक सके। हालांकि कोर्ट भी ये मानता है कि इस तरह के ऐलान करने से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन इसको रोकने के लिए एक व्यापक अध्ययन की ज़रूरत है। इससे पहले कोर्ट ये भी कह चुका है कि फाइनेंस सेक्रेटरी, RBI और नीति आयोग के सदस्यों के साथ एक पैनल गठित किया जा सकता है जो इस तरह के ऐलानों का राज्य की अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर का आकलन करे। इसके अलावा सुझाव ये भी दिया गया था कि हर पार्टी से ये पूछा जाए कि वो जो वादे अपने मैनिफेस्टो में कर रहा है उनको पूरा करने की अर्थव्यवस्था पर क्या स्थिति होगी। जाहिर है इस तरह के प्रावधानों से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रीबीज की घोषणा करने से रोका जा सकेगा या नहीं ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स ये मानते हैं कि फ़िलहाल एक सख्त कानून का अभाव है जिसका फ़ायदा उठाकर पार्टियां तरह तरह के लोक लुभावन वादे करते हैं और फिर या तो उसे पूरा करने से मुकर जाती हैं
या ऐसे ऐलानों का राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर देखने को मिलता है। दोनों ही स्थिति में नुकसान आम आदमी का है। विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब आज की रिपोर्टर डायरी का आखिरी पन्ना। जाति गणना के मुद्दे पर राज्यों के चुनाव में नहीं दिखा कोई रुझान। कांग्रेस ने चुनाव में इसको मुद्दा तो बनाया था। इस विषय में विश्लेषण हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे जनता के बीच ले जा रहे हैं और कई आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। इस बीच जाति जनगणना का मुद्दा है वो हम देख रहे हैं कि बिहार में अपने तरीके से उठाया जा रहा है। उसके बाद कर्नाटक में भी देखा कि सिद्धारमैया जो सरकार है वो उस पर अपनी बात कह रही है। और जो विपक्ष का गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ, उसमें राजनीतिक दलों में एक होड़ सी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी और जो तमाम उनके सहयोगी दल हैं, उनमें आपस में होड़ है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कि जाति जनगणना की मांग कौन ज़्यादा जोर से कर सकता है। और इसको लेकर हमने देखा कि बहुत हो हल्ला मचाया गया है कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन के नेताओं की तरफ से, उनके दलों की तरफ से, और आपस में होड़ भी दिखाई दे रही है कि इस मामले में लीड कौन लेगा। लेकिन इस बीच जब हम देखते हैं कि चुनावों के दौरान ज़मीन पर जनता के बीच क्या ये मुद्दा उभर पाया है, तो ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर एक तरह से देखें, जनता के बीच जो राय है ये मुद्दा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में आखिर क्यों विपक्ष और जो कांग्रेस और सहयोगी दल हैं वो क्या एक दूसरे से प्रद्वंदता की वजह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, या फिर इस मुद्दे का कितना असर होगा ये भविष्य में दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल चुनाव में इसका कितना असर है ये जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर जनता कोई ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं है, जनता रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और रिपोर्टर डायरी के इन्हीं पन्नों के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम हाजिर होंगे इस वक्त लेकर। इस बीच डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से